जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। सब्जेक्टिव VVI क्वेश्चंस के सीरीज में हम लेकर आ गए हैं एक और न्यू चैप्टर थर्ड, धातु एवं अधातु। इसमें हम ओनली ऑन VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। आपके एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। तो अभी हम यहाँ पर सब्जेक्टिव का सीरीज लेकर चल रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। इससे पहले वाले वीडियोज में 1 और 2 में आपका बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट रहा। आशा है कि इस वीडियो में भी आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा। वो प्यार और सपोर्ट देख करके हम आपके लिए PDF प्रोवाइड का फैसला किए हैं कि आप तक PDF पहुंचा दिया जाए। ये जो PDF आप देख रहे हैं, आप तक अगर पहुंच जाए तो आपको नोट करने का झंझट नहीं रहेगा। एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि अगर आपका बुक ख़त्म हो चुका है तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा इस PDF को पढ़ने में। लेकिन आप अभी तक बुक को चैप्टर्स को नहीं पढ़े हैं और एग्ज़ाम नज़दीक है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। यह PDF आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर ना हम उन क्वेश्चंस को लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो ये PDF आपके लिए काफ़ी है, आप इसे पढ़ करके एग्जाम में बैठने लायक बन सकते हैं। हम देखते हैं VVI क्वेश्चंस के सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यहाँ पे धातुओं के दो रासायनिक गुणों को लिखें। तो देखिए, हम यहाँ पर ना ओनली आपको क्वेश्चंस दिखाने आए हैं, आंसर दिखाने नहीं आए हैं। आंसर आपको खुद से पढ़ने हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे ना आपको क्वेश्चंस दिखा रहे हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम क्या होता है ना, हम बुक पढ़ के चले जाते हैं, एग्जाम्पल्स पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है जिससे बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे उन सभी क्वेश्चंस को लिए हैं जो आ चुके हैं और जो आने वाले हैं। अब रासायनिक दो ठो गुण पूछा है, तो यहाँ हमने दो गुण यहाँ पे दे रखे हैं कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं पहला, और अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देते हैं। ये धातु के दो रासायनिक गुण हैं, ओके। तो आपको करना क्या है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इन दो चीज़ों को आपको याद रख लेना है फिलहाल एग्जाम तक, और आपके पास कोई चारा भी नहीं है। फिलहाल आपके पास एग्जाम नज़दीक है तो आपको कुछ भी नहीं समझना है, बस याद कर लीजिए धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। ये क्या है, धातुओं के दो रासायनिक गुण हैं, ओके। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखाई दे रहा है हमें, अधातु के दो अधातु के दो गुणधर्मों को लिखें। तो अधिकतर धातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती है, अधातुएं सोनोरस जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। हो गया, बात खत्म। ये याद करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातुएं आसानी से संचारित नहीं होती है। तो सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे आती है। ये धातुएं काफी कम अभिक्रियाशील है, ऐसी धातुएं आसानी से संचारित नहीं होती है। अगर आपको इतना लंबा याद नहीं रहता है तो आप सिंपल से लिख सकते हैं, सोना और चांदी आसानी से संचारित नहीं होती है, बात खत्म। कोई जरूरी नहीं है कि आप यही लाइन में आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको इजी लग रहा होगा, जो नहीं पढ़े हैं फिर भी इजी लगेगा, आप 2-3 बार याद कर लें। कमरे के ताप पर एक ही चीज है जो द्रव होता है, वो है पारद। इसे हम लोग कहते हैं मर्क्यूरी, क्या मर्क्यूरी या फिर पारा, ओके, या फिर पारद, तीनों एक ही चीज का नाम है। चलिए, उसके बाद पूछा चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वो सोडियम और पोटेशियम। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है तो वो सोना और सिल्वर। ऊष्मा का कुचालक है तो क्या, लेड और मरकरी। तो अब इसे याद नहीं रख सकते क्या, बिल्कुल याद रख सकते हैं इजी तरीके से। कौन सी धातु हथेली पर रगड़ने पर पिघलने लगती है। तो पहला गैलियम और सीजियम। एक द्रव धातु और एक द्रव अधातु का नाम बताएं। तो ब्रोमीन जो है सो धातु है, पारा धातु है और ब्रोमीन अधातु है। किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो वो है सोडियम धातु को किरोसिन में डुबो कर रखें। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आंसर पूछे जाते हैं इसके कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखते हैं। तो उसका आंसर भी आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और अगर आगे भी आएगा वो क्वेश्चंस। आघात वर्ध्य तथा तन्य, यहाँ पे उन्य लिखा गया है, माफ कीजिएगा टाइपिंग मिस्टेक है,
तन्य का अर्थ बताइए। तो क्या होता है आघातवर्धनीयता और क्या होता है तन्यता, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो लास्ट लाइन आपको दिखाई दे रहा है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। हाँ, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये चीज आपको याद रखना है। बाबूजी बाबूजी 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बाबूजी। अरे बेटा जी हाँ, सबसे ज्यादा आघातवर्धनीयता सोने की होती है। तो बच्चा लोग को बोल दो कि याद कर ले। ओके बाबूजी, बच्चा लोग याद कर लो। बच्चा लोग 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। बच्चा लोग समझ गए ना। तो ये क्वेश्चंस इसलिए चिल्ला चिल्ला कर बोला जाता है कि याद कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या है। तो देखिए इसका आंसर हमने यहाँ बारीकी से दे करके रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपके पास समय है तो बुक को भी पढ़ सकते हैं, नहीं समय है तो बस इतना ही पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, आपका एग्जाम आपके निकट आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं, आघातवर्धनीयता से क्या समझते हैं। तो कुछ धातुओं को पीटकर चादर वादर बनाया जा सकता है, इस प्रक्रिया को आघातवर्धनीयता कहते हैं, इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। बात खत्म। इतना आपको जानना जरूरी नहीं है और उतना लिखना भी जरूरी नहीं है। 22 कैरेट सोने का क्या अर्थ है। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। आप यहां से भी याद रख सकते हैं, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। अब 22 कैरेट के बारे में पूछा है। यह काफी नर्म होता है, इससे आभूषण बनाना कठिन है। आजकल गहने बनाने के लिए 22 कैरेट सोने की आवश्यकता होती है। 22 कैरेट सोना थोड़ा कठोर होता है। इसमें 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा या चांदी मिला रहता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चांदी, सोना एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें संचारण बहुत कम लगता है। आपको आंसर लिखना है तो यहाँ लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और इसे समझकर आंसर को छोटा भी कर सकते हैं। धात्विक यानी कि सोनोरस क्या होता है। आंसर आप यहाँ पे पढ़िए, बहुत ही बारीकी तरीके से यहाँ पर हमने आंसर देने की कोशिश की है और आशा की है कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट चलते हैं, बिजली के तार पर पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी अथवा रबड़ जैसे सामग्री की परत चढ़ी होती है। क्यों? अरे गजब है, बिजली के तार पर अगर हम नहीं परत चढ़ाते तो हमें तो करंट लग सकता है ना। तो यहाँ लिखा है ऐसा नहीं करने पर बिजली के तार हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। ये सब आप खुद बना सकते हैं, खुद लिख सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिजली हमारे दिनचर्या का यूज का चीज है। विद्युत के सुचालक आधातु का एक उदाहरण दे। क्या कोई धातु विद्युत का कुचालक है? जी हाँ है। विद्युत के कुचालक आधातु ग्रेफाइट है, विद्युत के कुचालक धातु लेड है। देखिए लेड यहाँ पर धातु है, ठीक है, लेकिन विद्युत का कुचालक है। ये सब सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ऐसा ना समझना कि ये सब एग्जाम में क्या है नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। 2 धातुओं का नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देंगे तथा 2 धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती है। आंसर हमने यहाँ दोनों के दोनों मेंशन कर रखे हैं, आप इसे पढ़िए, बहुत अच्छा तरीके से पढ़िए और एक दिन में ना एक चैप्टर को खत्म करिए। आपके पास समय नहीं बचा हुआ है, एग्जाम बहुत नजदीक है आपके पास, और अगर आपके पास समय है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आप आराम से पढ़िए। धातुएं विद्युत सुचालक क्यों होती है? धातुएं विद्युत का सुचालक क्यों होती है? आंसर 4 लाइन में मेंशन किया कर रखा है हमने, आप पढ़िए। यहाँ पर है 16 नंबर क्वेश्चन, एक धातु और एक अधातु का नाम लिखे जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठते हैं। तो यहाँ पर वह जो धातु है वो है श्वेत फास्फोरस और सोडियम। ओके, कैसे लिखना है आंसर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? आप पढ़िए और आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चंस को देखते चलिए, पीडीएफ आपको चाहिए है ना, मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएफ ये आपको कैसे मिलेगा। पोटेशियम तथा सोडियम धातुओं को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ये क्वेश्चन देखिए, हमने आपको कहा कि ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे और मिल गया। आगे बढ़ते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, उदाहरण दे। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं क्वेश्चंस का आंसर एक्सप्लेन नहीं करने आया हूँ, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दिखाने आया हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं चाहता तो ओनली आपको क्वेश्चंस दे सकता था, लेकिन फिर आप आंसर कहाँ से लाते, इसीलिए यहाँ पर पीडीएफ में आंसर भी मेंशन कर दिया गया है ताकि आप इसे पढ़कर समझ सको और समय समय पर याद कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक्वा रेजिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर क्या है, एक्वा रेजिया जो है 3:1 के अनुपात में बटा होता है। तो इसे आप याद रख सकते हैं बहुत इजी तरीके से, और ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सारे सवाल। नेक्स्ट है,
इन अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन और जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। दोनों का आंसर हमने नीचे मेंशन कर रखा है, आप आराम से समझना इस चीज को। पीडीएफ चाहिए इसका, मैं आपको नीचे बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, आप तक कैसे पहुंचेगा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। अभिक्रिया धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H2SO4 रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। कुछ नहीं करना है आपको, बस क्वेश्चंस को याद करना है और साथ ही साथ आंसर को भी याद कर लेने हैं अगर आपका एग्जाम आपके नजदीक है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर, सोडियम तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। किस प्रकार से लिखते हैं और किस प्रकार से उसका आंसर आता है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कॉपर को हम क्या करवाएंगे? अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है। तो कैल्शियम के साथ अगर हम कॉपर को करवाते हैं अभिक्रिया तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारा? कुछ इस टाइप से हमारा आंसर आएगा, देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी करवाना है तो ये रहा कैल्शियम हाइड्रो और ये है आपका क्या? HCl, ओके। तो सबसे पहले इसे करवाएंगे तो ये जो Cl है ये आ जाएगा कैल्शियम के साथ, तो बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। और यहाँ से जो हाइड्रोक्साइड बचा था ये आ जाएगा इधर, यानी कि H2O, जल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप नीचे भी समझ सकते हैं एक एक बारीकी पॉइंट से। 1 घंटा या 2 घंटा कम से कम देंगे पीडीएफ को तो आपको जरूर समझ में आने लगेगा। सोना सांद्र अम्लों में भी नहीं घुलता है, यह किस द्रव में घुलनशील है? तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं आराम से। यहाँ पे निम्न अभिक्रिया के लिए समीकरण दीजिए। आयरन की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया। दोनों अभिक्रिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, एक चीज और, वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सवाल के साथ इसी कॉमेंट में, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है, क्यों? इसका आंसर ना बहुत बारीकी से हमने दिया है, आपको याद भी हो जाएगा। एल्युमिनियम धातु के सतह पर सामान्य ताप पर ऑक्साइड की परत जम जाती है जो इसको पुनः ऑक्सीजन से सुरक्षित रखता है। इससे इसकी अभिक्रियाशीलता काफी कम हो जाती है। यही कारण है कि एल्युमिनियम अभिक्रियाशील होने के बावजूद इसके बर्तन का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम धातु को जल में डालने पर कुछ क्षण बाद जल पर तैरने लगता है, क्यों? कैल्शियम धीमी गति से जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न करता है जो धातु की सतह पर चिपक जाता है, यह जल की सतह पर तैरने लगता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन की अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। देखिए यही सब क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में पूछ देते हैं और बच्चे कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि ये सब क्वेश्चंस ना ही उसको ट्यूशन में पढ़ाया जाता है और ना ही स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो एग्जाम में जाने के बाद उसको लगता है कि हमारे लिए सारे क्वेश्चंस नए हैं। तो कोई बात नहीं, आप जिस जगह पे आए हो बहुत अच्छी जगह पे आए हो, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस आप थोड़ा सा सब्र बांध कर रखिए, वीडियो में इतना आ गए हैं तो थोड़ा देर और रुक जाइए, हम आपको सब कुछ बताएंगे कि वीडियो में आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते या अवश्य देखा होगा, या खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? आप आंसर लिख सकते हैं, पूरा का पूरा यहाँ मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजकता से आप क्या समझते हैं? संयोजकता और मैग्नीशियम की संयोजकता लिखें। तो यहाँ दोनों का दोनों चीज मेंशन किया हुआ है, मैग्नीशियम की संयोजकता और संयोजकता भी किसे कहते हैं, दोनों के दोनों। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? देखिए यहाँ संयोजकता की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले ना 2, 8, 8, 18, 18, 32 में बढ़ता है पूरा का पूरा तत्व, ओके। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है 2, 8, 8, 18, है ना। तो कहने का मतलब ये है 10 क्लास में इतना में ही काम निपट जाता है। अगर आप चैप्टर को पढ़े हैं तो ये चीज मैं क्या बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। लास्ट में जो तत्व बचता है उसी को उसकी संयोजकता बोलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2882 में, मतलब कि कितना हो जाएगा 2 और 8 10 और 2 12। तो सबसे बाहरी कोष वाले उसकी संयोजकता कहलाती है। तो सबसे बाहरी कोष में क्या है 2 है, इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? तो आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? 3 लाइन में आंसर मेंशन करा है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया, उससे उत्सर्जित गैस उल्टे हुए गैस जार में इकट्ठा किया गया।
तीन चीज पूछा गया है, आप इसे आंसर समझकर दे सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने आंसर दिया है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? सोडियम में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है समझिए, ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु जो क्रमांक होता है भैया वो होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1 होगा, है ना। तो ये जो 1 है ये इसकी संयोजकता होगी और ये इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी होगा, क्योंकि जो लेने देने की जो प्रक्रिया होती है, जो तत्व में जिस इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन लेना और देना होता है, आदान प्रदान जितना होता है, उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हमें पता है मेरा लेक्चर आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि ये बहुत बारीकी से समझने वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी आप यहाँ से आंसर पढ़ करके समझ सकते हो कि संयोजकता और संयोजी क्या होते हैं। धातुओं का परिष्कर्षण से आप क्या समझते हैं? 2 लाइन में आंसर है, आप पढ़ लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। एनोड पंख क्या है? ये भी क्वेश्चन आसान ही है। किसी आम धातु के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड कैनोड एवं विद्युत अपघटित किसे बनाएंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, यहाँ पर निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। तो पहला परिभाषा खनिज, अयस्क, गैंग, निस्तापन और भर्जन, 5 चीज के बारे में पूछा गया है। हालांकि एग्जाम में 5 चीज कभी नहीं पूछा जाता है, 3 चीज के बारे में पूछा जाता है, खनिज, अयस्क, गैंग या फिर निस्तापन, भर्जन। लेकिन अगर खुदा न खास्ता 5 के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या हर्ज है? आप यहाँ से ना आंसर दे सकते हैं। खनिज ये पहला का आंसर है, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा नीचे है। तो आप ना बहुत आसान तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। यहाँ पर हमने सबका आंसर मेंशन कर दिया है। खनिज भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। यह प्रायः खानों से निकलते हैं। बात खत्म। इतना आप ऐसा करके अगर आप याद कर लेंगे तो आप एग्जाम तक तो नहीं है भूलेंगे, ये तो गारंटी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्रणों के धातु के साथ उपयोग का उल्लेख करिए। स्टील, पीतल, कांसा, इसमें ना क्या क्या मिला हुआ रहता है, यही चीज पूछा गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर पीतल की बात की जाए तो 80% कॉपर और 20% जिंक होता है। कांसा की बात की जाए तो 90% कॉपर और स्टेनस 10% होता है। स्टील की बात की जाए तो इसमें रहता है निकल, क्रोमियम और नरम लोहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। थर्मिट अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दें। इसका कहाँ उपयोग होता है? तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। थर्मिट अभिक्रिया क्या है? तो थर्मिट अभिक्रिया क्या है इसको हम सब्जेक्टिव में पढ़ाए भी हैं। अगर आप नहीं देखें तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देख लीजिए। थर्मिट अभिक्रिया के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया काफी तीव्र होती है, काफी ऊष्मा निकलता है। इसका उपयोग रेल की पटरी को जोड़ने में किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, रेल की पटरी कहीं से अगर फट जाए या चिड़क जाए तो उसको जोड़ने का काम, फिर से पुनः उसी तरह से जोड़ने का काम कौन करता है? थर्मिट अभिक्रिया के दौरान क्या किया जाता है? आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया करवा करके उस पटरी को जोड़ा जाता है। यही प्रक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब हम आपको यहाँ 41 और 45 क्वेश्चन दिखा देते हैं। अयस्कों के समृद्धिकरण से क्या समझते हैं और खनिज पदार्थ एवं अयस्कों के बीच में क्या अंतर है उसको भी लिखना है। अब यहाँ पर हम आपको बताओ पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन में नंबर शो कर रहा है, आप उस पर मैसेज करेंगे कि यह हाय सर प्लीज़ गिव मी पीडीएफ या फिर सर पीडीएफ मुझे चाहिए, तो वहाँ पर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हमें स्क्रीन पे नंबर शो रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में कि आपको इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा और आप तक कैसे पहुंचेगा। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक नंबर शो कर रहा होगा, उस नंबर पे आपको मैसेज करना है पीडीएफ लिख करके। ओके, क्लास 10th साइंस पीडीएफ लिख करके मैसेज करेंगे, वहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो यहाँ पर धातुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। निम्न अभिक्रियाशील धातु क्या होती है? जो अभिक्रिया करती है नहीं, जैसे सोना और चांदी, ये कभी संक्षारण नहीं होता, कभी इसमें चित्ती नहीं लगता है क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील होता है। मध्यम अभिक्रियाशील, ना ज्यादा ना कम। और उच्च अभिक्रियाशील धातु क्या होता है? वो जल्दी से
संचारण हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप नया नया छड़ लाकर रखिए घर में, आप देखोगे घरों में अगर नया छड़ ला के रखा जाता है ढलाई वगैरह के लिए, तो वो ना जल्दी उसमें चित्ती लग जाता है। चित्ती लगने की प्रक्रिया को संचारण कहती है। चलिए, तो ये हो गया उच्च अभिक्रियाशील धातु है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? इस श्रेणी के धातुओं का अत्यंत अभिक्रियाशील होते हैं, अतः गलित या धातु के विलयन का विद्युत अपघटन कर कैनोड पर शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। एनोडीकरण क्या है? आप इसका आंसर लिख सकते हैं और यहाँ नीचे 4-5 लाइन में आंसर है। संचारण से आप क्या समझते हैं? जब किसी धातुओं पर वायु के संपर्क में आने से कोई धातु मलिन हो जाती है या उस पर एक नई परत जम जाती है, उस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। आप बिना याद किए लिख सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए नहीं सर हमको अच्छे से लिखना है, तो 3 लाइन में हमने आंसर मेंशन करा है, आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारण से बचने के 3 उपाय बताइए। तो ये यसद लेपन द्वारा, विद्युत लेपन, एनोडीकरण, जिंक की परत चढ़ाकर, ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप लिख सकते हैं। मिश्रात्वत से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए, 2 लाइन में इसका आंसर है, आप इसे लिख सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा लंबा क्वेश्चन, आप इसे पढ़िए और आंसर इसका छोटा सा है, आप पढ़ के आंसर दे सकते हैं। धात्विक या सोनोरस किसे कहते हैं? जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसे ध्वनिक कहते हैं या सोनोरस कहते हैं, मतलब जो शोर मचाए उसे सोनोरस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं? तो धातुओं को चादर के रूप में पीट कर चादर बनाई जा सकती है, इसी प्रक्रिया को आघात वर्धनीयता कहते हैं। ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होते ही चाकू से काटा जा सके, उष्मा के अच्छी चालक हो, उष्मा का कुचालक हो। ये क्वेश्चन हमने पीछे कर रखा है, दोबारा आपको करने की देते हैं। अब आगे जितने भी क्वेश्चन है ना, सब हो चुके हैं पीछे, लेकिन हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और किस टाइप से पूछे जा चुके हैं, बस उसी लिए यहाँ पर हम इसको दे दिए हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? ये बता चुके हैं पीछे। 2 धातुओं का नाम बताइए जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सोना और प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। यहाँ पे दोनों का आंसर हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। क्या होता है जब धातुओं का वायु में दहन होता है? लिख सकते हैं। क्या होता है जब धातुएं जल से विक्रिया करती है? लिख सकते हैं। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग परंतु इस्पात लोहे नहीं कर सकता है, कारण बताइए। दोनों का दोनों यहाँ मेंशन कर दिया है, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। धातु कर्म क्या है? समीकरण को संतुलित करिए। ये सब सवाल जो है सो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हालांकि इस चैप्टर का नहीं है ये चीज, लेकिन एग्जाम में इसी से पूछा जा चुका है, इसलिए हमने यहाँ पे दे दिया है। धातुओं का संचारण, गैंग, मिश्र धातु को परिभाषित करिए, तो परिभाषित कर सकते हैं आप। खनिज, अयस्क और गैंग की परिभाषा दें, ये क्वेश्चन भी पीछे कर चुके हैं, आप आराम से इसे याद रख सकते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए, हमने 3 तरीके ऊपर लिख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? हमने पीछे भी इसे कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज और अयस्क में अंतर क्या है? हमने क्वेश्चन पीछे कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गैल्वेनीकरण या सदलेपन किसे कहते हैं? तो लोहे की बनी वस्तुओं को पिघले हुए जिंक में डुबोकर देने से या विद्युत विधि द्वारा लोहे पर एक बारीकी जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए, आशा है कि यह चैप्टर्स भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, जो कि VBI रिलेटेड होगा। अगर वीडियो आपको बेनिफिशियल लग रहा होगा और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मैसेज करेंगे और लिखेंगे PDF प्रोवाइड। ओके, जिस क्लास का आपको चाहिए उस क्लास का नाम मेंशन कर देंगे और जिस सब्जेक्ट का भी चाहिए उसका भी नाम मेंशन कर देंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।